लोगों ने डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसमें मुख्य रूप से दो था, वेज पुश और प्रॉफिट पुश। उसके बाद कल मैंने कहा था आपको मिक्स्ड इन्फ्लेशन, जिसमें दोनों का रोल होता है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। नेक्स्ट है सेक्टोरल और डिमांड शिफ्ट इन्फ्लेशन। मार्कअप इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, और एक और नाम जिसे आप जानते हो, कौन सा? क्या है? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। मांग यानी कि स्पीड, लागत यानी कि स्पीड, मिश्रित स्पीड, क्षेत्रीय मांग, विवर्तन स्पीड। मार्कअप इन्फ्लेशन का मतलब होता है मूल्य बढ़ाव, मूल्य बढ़ाव स्पीड। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन संरचनात्मक स्पीड, और दूसरा है सप्रेस्ड दमित स्पीड। इतने तरह के इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। मैंने आपको कास्ट पुश तक बताया है। मिक्स्ड इन्फ्लेशन के बारे में कल मैंने चर्चा किया था। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, छोटे से डायग्राम के माध्यम से। प्राइस, इनकम, या इसको लिख सकते हैं डिमांड और सप्लाई, दोनों लिखा है। सप्लाई कर, डिमांड। ऐसे में आय का स्तर पूर्ण रोजगार पर है, OIF। कीमत OP टाइम। यदि किन्हीं कारणों से कास्ट पुश इन्फ्लेशन उत्पन्न हुआ, कैसे होगा? सप्लाई कर वाई की ओर विवर्तित हो जाए, यस का यस1। कास्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण क्या होगा? सप्लाई कर लेफ्ट साइड विवर्तित होगी
अब संतुलन बिंदु इसके अनुसार होगा, जहां S1 और डिमांड का एक दूसरे को कट करते हैं, इसके संगत कीमत तय हो जाएगी, वो कीमत हो गई। लेकिन ऐसी दशा में जो उत्पादन का स्तर है वो पहले से घट जाएगा। पूर्ण रोजगार के उत्पादन स्तर पर जो आपको मिल रहा था YF, अब क्या हो गया, उससे कम हो गया। उत्पादन का स्तर घट गया और आय का स्तर बढ़ गया। तो होगा क्या इसमें, यदि सरकार ये चाहती है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो, पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो, अर्थात पूर्ण रोजगार के स्तर पर जो उत्पादन है वह प्राप्त हो जाए, ऐसी दशा में सरकार यदि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है, अपने व्यय को बढ़ाती है, ठीक है, पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण रोजगार स्तर की आय को प्राप्त करने के लिए सरकार यदि व्यय बढ़ाती है, ऐसी स्थिति में डिमांड क्या होगी, डिमांड ऊपर की शिफ्ट होगी। कितना शिफ्ट किया जाए, कितना व्यय बढ़ाना चाहिए सरकार, जब तक कि उत्पादन का स्तर OYF प्राप्त न हो जाए, ठीक है। तो डिमांड कर सरकार ने क्या किया, सरकार ने बढ़ा दिया, अपने व्यय को बढ़ाया और व्यय को बढ़ाने के बाद ये स्थिति B1 P से P1 कीमत वृद्धि का कारण क्या है, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। सरकार ने चूंकि अपने व्यय को बढ़ाया पूर्ण रोजगार के स्तर पर आय प्राप्त करने के लिए, इसलिए अब कीमत इसके अनुसार तय होगी, D1 डिमांड कर और सप्लाई कर। वह कीमत हो जाएगी P2। वास्तव में पूर्ण रोजगार के स्तर पर उत्पादन होता रहे, इसके लिए कीमत वास्तव में कितनी बढ़ी, P से हो गई P2। P से P1 की वृद्धि किसके वजह से हुई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से, लिख लीजिएगा। और P1 से P2 की जो वृद्धि हो रही है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन से हो रही है। तो दोनों तरह की स्थिति है। इसी प्रकार मान लो अर्थव्यवस्था में फिर ऐसे ही स्थिति आ जाए कि कास्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से निकालों से क्या हो जाए, सप्लाई कर ऊपर की उसी कर दिया, बाहरी साइड में S2 हो जाए। इस डिमांड कर के साथ यानी D2 डिमांड कर के साथ जो कीमत क्या होगी, P3 होगी। यहां से P2 से P3 की जो वृद्धि है ये कास्ट पुश का है। फिर उसी को हम लागू करें, जो पहले हमने कहा कि सरकार फिर क्या चाहती है, उत्पादन का स्तर क्या हो गया, फिर कम हो गया। सरकार फिर चाहती है कि उत्पादन का स्तर पूर्ण रोजगार पर बना रहे, इसमें सरकार व्यय को बढ़ाती है, राजकोषीय नीति के माध्यम से व्यय को बढ़ाती है। जब ऐसा सरकार करेगी, इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, और डिमांड का D2 से क्या और D1 से क्या हो जाएगा, कुछ D2 हो जाएगा। इसलिए अब कीमत D2 के अनुसार तय होगी और अर्थव्यवस्था में जो कीमत होगा वह कुछ इस प्रकार का। तो एक बार अर्थव्यवस्था में वास्तविक स्थिति यही होती है कि अर्थव्यवस्था में दोनों इन्फ्लेशन काम करते हैं, कीमत को बढ़ाने में दोनों की भूमिका होती है। कास्ट पुश इन्फ्लेशन की भूमिका होती है और डिमांड पुश इन्फ्लेशन की भूमिका, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इन्फ्लेशन। दोनों फोर्सेज का, मांग और पूर्ति, दोनों फोर्सेज का क्या है, रोल है, भूमिका है। तो कास्ट पुश इन्फ्लेशन और फिर सरकार के जो उद्देश्य हैं, सरकार उन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है,
पूर्ण रोजगार प्राप्त करना चाहती है, रोजगार बढ़ाना चाहती है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार को व्यय बढ़ाना पड़ेगा, एक डिमांड बढ़ेगी, कीमत और। तो जब एक इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे थे, कास्ट या हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो कीमतों में जो वृद्धि होती है वो धीमे धीमे होती है, लेकिन या बहुत अधिक डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई के सापेक्ष क्या हुआ, डिमांड में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए, कीमत बहुत तेजी से बढ़ेगी। मिक्स इन्फ्लेशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि वास्तव में दोनों का यदि प्रभाव थोड़ा थोड़ा है, उसके बावजूद अर्थव्यवस्था में कीमतें क्या होती हैं? तेजी से बढ़ती हैं। यह है मिक्स इन्फ्लेशन। उसके बाद आपने क्या लिखा है? सेक्टोरल इन्फ्लेशन। ध्यान से सुनो, ये डिमांड पुल और कास्ट पुल इन्फ्लेशन के अलावा जितने भी इन्फ्लेशन की हम चर्चा कर रहे हैं, वो सारे इन्फ्लेशन इंपीरिकल स्टडी पर सब आधारित है। ठीक है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग देश के संदर्भ में किए गए अध्ययन से संबंधित है इंपीरिकल स्टडी। उसमें उन्होंने पाया कि वास्तव में जो डिमांड पुल और कास्ट पुल इन्फ्लेशन है, उसके अलावा अर्थव्यवस्था में जो रियल इकॉनमी है, उसमें कुछ दूसरे तरह का भी इन्फ्लेशन पाया जाता है, जिसको अपने स्टडी में उन्होंने नाम दिया, जैसे नाम मैंने कहा मिक्स्ड इन्फ्लेशन। दूसरा एक जो आपने लिखा है सेक्टोरल या डिमांड शिफ्ट इन्फ्लेशन। इसका आशय है, ये भी अनुभवजनित अध्ययन पर आधारित है और खास तौर से इंग्लैंड और अमेरिका, इन दोनों देशों पर डेवलप कंट्रीज में देखा गया। विकासशील देशों में प्रायः, विकसित देशों में प्रायः स्थिति मिलती है। जो इन्फ्लेशन पाया गया उस दौर में अध्ययन अवधि में देखा गया कि वास्तव में सेक्टोरल इन्फ्लेशन की स्थिति, यानी वह स्थिति जो एक सेक्टर से शुरू होती है और उसका प्रभाव दूसरे सेक्टर पर पड़ता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था के जितने भी सेक्टर्स हैं, सभी सेक्टर्स के वस्तुओं की मांग अधिक ही हो सकता है अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां उनसे संबंधित वस्तुओं की मांग अपेक्षाकृत अधिक हो, वहां कीमतें क्या होंगी? वहां कीमतें अधिक होंगी। एक सेक्टर विशेष में वस्तुओं की कीमतें क्या होंगी? अधिक होंगी। लेकिन दूसरे सेक्टर अर्थव्यवस्था के ऐसे भी थे जहां मांग अधिक नहीं थी, वहां कीमतें अधिक नहीं थी, लेकिन हुआ क्या? जिन सेक्टर्स में वस्तुओं की कीमतें अधिक थी, उन सेक्टर्स का प्रभाव क्या पड़ा? दूसरे क्षेत्रों पर, चाहे वो कास्ट पुश के रूप में रहा हो, चाहे डिमांड पुल के रूप में। मान लो एक सेक्टर में यदि कास्ट पुश इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है, मजदूर डिमांड करते हैं कि हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए, मान लो उनकी मजदूरी बढ़ जाती है, तो क्या इसका प्रभाव दूसरे जो सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स हैं उन पर नहीं पड़ेगा? वो क्या चाहेंगे कि उनकी भी मजदूरी बढ़ाई जाए। तो एक सेक्टर का जो प्रभाव क्या हुआ दूसरे सेक्टर में होगा। डिमांड वहाँ अधिक नहीं है, लेकिन एक सेक्टर में जो इस तरह के चेंजेस दिख रहे हैं, उस चेंजेस का प्रभाव दूसरे सेक्टर में पड़ रहा है। दूसरी बात कल भी मैं चर्चा कर रहा था कास्ट पुश इन्फ्लेशन में कि इंडस्ट्री क्या होती है? इंटरडिपेंडेंस होती है, एक दूसरे पर निर्भर होती है। इसलिए एक इंडस्ट्री का जो आउटपुट है दूसरे इंडस्ट्री का क्या होगा? इनपुट होगा। तो एक सेक्टर में एक इंडस्ट्री के यदि उत्पाद की कीमतें बढ़ रही हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो दूसरे इंडस्ट्री की उत्पाद की कीमतों की बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि दूसरे इंडस्ट्रीज में जो इनपुट प्रयोग हो रहा है, जो लागत प्रयोग हो रहा है इंडस्ट्री में, वह पहले इंडस्ट्री के आउटपुट उत्पाद है। और कीमत का निर्धारण कैसे होगा? कीमत का निर्धारण लागत के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मान लो किसी सेक्टर विशेष में, कई बार ऐसा देखा गया है, किसी सेक्टर विशेष में मान लीजिए वहाँ मांग अधिक नहीं, मांग अधिक थी और मांग धीरे धीरे कम हो गई। एक कास्ट पुश इन्फ्लेशन जब आ जाता है, कीमतें जब बढ़ जाती हैं, तो क्या उनकी कीमतें लौट कर आती हैं?
बोलो, नहीं आती, आसानी से नहीं आती। उसको क्या कहते हैं? ऊपर जब जाओगे सप्लाई कैसा होगा? सप्लाई जो है आपका कैसा मिलेगा? ऊपर कीमत पर। डिमांड जब अधिक हो तो सप्लाई आपका इलास्टिक हो सकता है, लेकिन डिमांड यदि कम हो जाए तो सप्लाई बहुत इलास्टिक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक बार पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी, टेम्पो चालक ने क्या किया? किराया बढ़ा दिया। फिर पेट्रोल की कीमत कम हो भी जाती है तो क्या किराया कम हो जाता है? नहीं होता। एक बार जो चेंज हो गया वो चेंज हो गया, फिर कम नहीं होता, ऊपर बढ़ जाएगा लेकिन नीचे आसानी से नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह की जो स्थिति मिलती है, होता क्या है कि एक बार जो कीमत बढ़ गई, वो डिमांड कम होने के बाद वो कीमत आसानी से नीचे की ओर नहीं आती। ये स्टडी में, एम्पिरिकल स्टडी में पाया। तो एक सेक्टर का जो इन्फ्लेशन है वो दूसरे सेक्टर में इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी शिफ्ट कर गया। जो डिमांड क्या हुआ वो शिफ्ट कर गया, शिफ्ट करता चला जाता है, और इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। कीमतों का जो सामान्य स्तर है वो बढ़ा हुआ रहता है। इसको बोलते हैं सेक्टोरल या डिमांड शिफ्ट इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्या लिखा है? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। देखो ध्यान दो, जैसे हमने कहा कि डिमांड शिफ्ट या सेक्टोरल इन्फ्लेशन प्रायः जो विकसित देश हैं वहाँ अध्ययन किया गया, वहाँ पाया गया, विकसित देशों में पाया गया। विकसित देशों का जो इन्फ्लेशन था वो सेक्टोरल या डिमांड शिफ्ट इन्फ्लेशन था। जो विकासशील देश हैं उसमें दूसरे तरह की इन्फ्लेशन की स्थिति है। विकासशील देशों में उसमें दूसरे तरह का इन्फ्लेशन आया और उस इन्फ्लेशन को एक नाम, विशेष नाम दिया गया, संरचनात्मक स्फीति। यानी इन देशों में जो कीमतें बढ़ती हैं वह कीमत अर्थव्यवस्था के संरचना से जुड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था की संरचना इस प्रकार की है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, स्फीति की स्थिति आती है। यानी विकासशील देशों में प्रायः देखा गया, विकासशील देशों में उन देशों की संरचना के कारण समान कीमत स्तर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसलिए कि यदि विकासशील देश की बात करें, जो पिछड़ा हुआ देश है, विकास की प्रक्रिया जब शुरू की जाती है तो सबसे पहले कौन सा सेक्टर आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। एक पिछड़ा हुआ देश है तो सबसे डोमिनेंट जो सेक्टर होगा कौन सा होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र के में विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और लोगों का कृषि से शुरू होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस तत्काल नहीं शुरू होता है। पिछड़े हुए देशों में कृषि के विकास की प्रक्रिया के साथ शुरू होता है। बहुत सारी थ्योरी आपने पढ़ा। तो जैसे जैसे आय बढ़ती है, लोगों की विकास की प्रक्रिया शुरू हुई पिछड़े हुए देश में, ये जो गतिहीनता वो टूट गई, विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे इकॉनमी आगे की ओर मूव करती है, क्या मिलता है? लोगों का पर कैपिटा इनकम मिलता है, बढ़ता है, और बढ़ने के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत अधिक होती है। तो पढ़ा होगा, बहुत सारे डेवलपमेंट थ्योरी आपने पढ़ा, हार्वे लिविंगस्टन का पढ़ा, वहाँ भी होता है क्या होगा कि जैसे किसी भी पिछड़े हुए देश में जब विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी पर कैपिटा इनकम जैसे बढ़ने लगता है, लोगों में परिवार के आकार को बढ़ाने की इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेज होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो क्या होगा? एक तरह का डिमांड बढ़ेगा। किनका? मुख्य रूप से जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं, जो कृषि से संबंधित वस्तु, उस पर क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने के साथ उनकी क्या होती है? उनकी कीमतें बढ़ती हैं, तेजी के साथ कीमतें बढ़ती हैं। और यदि स्थिति ऐसी है कि विकासशील देश या पिछड़े हुए देशों में देखो प्रायः अपनी इकॉनमी को ओपन नहीं करते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए रखते हैं, फ्री ट्रेड की ओर मूव नहीं करते। जैसे इंडिया की हम बात करें
क्या शुरू में हम फ्री ट्रेड की ओर मूव कर गए? नहीं, हमने क्या किया? बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो आयात भी क्या होता है? प्रतिबंधित होता है। आयात से आपूर्ति भी नहीं बढ़ा सकते हैं, एक प्रतिबंध इकॉनमी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बुरा प्रभाव ना, इसलिए आयात को भी रोकना चाहते हैं। प्रोडक्शन की एक सीमा है एग्रीकल्चर सेक्टर की, उससे अधिक बढ़ाना मुश्किल है। डिमांड बढ़ रही है तो कीमतें क्या होती हैं? कीमतें बढ़ती हैं। ये जो कीमतें बढ़ती हैं, खाद्यान्न के साथ कीमतें बढ़ती हैं, किस वजह से बढ़ रही हैं? स्ट्रक्चर। और इसी के साथ यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जब शुरू होता है तो उसमें होता क्या है कि चूंकि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं एज इनपुट यूज होंगे, इंडस्ट्री शुरू की क्या एज इनपुट यूज होंगे, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? उनकी अधिक होगी। टेक्नोलॉजी उनकी कैसी होती है? टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस होगी नहीं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे या बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अधिक। ये स्ट्रक्चर इनका, इसलिए कीमतें भी क्या होती हैं? इसीलिए तो कोई भी जो पिछड़ा हुआ देश होता है या जो विकासशील देश है वो अपनी इकानमी को नहीं खोलता। क्यों नहीं छोड़ता है? फ्री नहीं छोड़ता है, क्योंकि जो मार्केट है, मार्केट में क्या हो जाएगा? आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा, कंपटीशन से आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या अधिक है, कीमत भी अधिक वसूल करेंगे। जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी क्या कीमत है? कम, क्योंकि उनकी कास्ट अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? कम होती है, कीमत भी कम तय करती है। तो फिर क्या यदि कंपटीशन किया जाए इन दोनों देशों के उत्पादों के बीच में तो क्या हो जाएंगे? ये बात, इसीलिए प्रोटेक्शन की ट्रेड पॉलिसी जो आपने पढ़ा अपनाते हैं। तो बहुत सारे बैरियर्स लगे होते हैं इंपोर्ट पर ताकि इकानमी को प्रोटेक्ट कर सके। तो शुरुआती दौर में जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक होता है, क्योंकि इकानमी का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसलिए उनकी कीमतें भी क्या होती हैं? अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था की संरचना ऐसी है कि शुरू के स्थिति में जब अर्थव्यवस्था, कोई भी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था जिसमें विकास की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो सामान्यतः वहाँ कीमत क्या मिलती है? हमको अधिक मिलती है। और कीमतों का अधिक, इसीलिए देखो विकासशील देशों में प्रायः इस बात की जिक्र भी किया जाता है कि जब तक डिमांड अधिक नहीं होगा सप्लाई से, तब तक प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो आगे क्यों नहीं बढ़ेगा। हम उत्पादन को हम बढ़ाना चाहते हैं, एक स्कोप होता है उत्पादन को बढ़ाने का। उत्पादन को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इन्फ्लेशन की स्थिति होता है। तो प्रेशर काम करता है, प्रेशर किस वजह से काम करता है? संरचना। विकासशील देशों में, पिछड़े हुए देशों में प्रायः जो कीमतों में वृद्धि हमको दिखती है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? उसकी संरचना। संरचना उसकी वजह से ऐसी है कि कीमतों में वृद्धि हमको दिखती है। ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्या लिखा है? मार्कअप इन्फ्लेशन। देखो दो चीजें, मार्कअप इन्फ्लेशन, मूल्य बढ़ाव स्थिति। ये दो तरह की मूल्य बढ़ाव की स्थिति होती है। एक तो जो ट्रेड यूनियंस हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए, और दूसरा जो फर्म ओनर जो अपनी लागतों के आधार पर कीमत को तय करता है। फर्म ओनर क्या चाहता है? अपने उत्पाद का एक जो रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्ट आई है प्लस जो लेबर कॉस्ट आई है, उसमें क्या जोड़ता है? अपना प्रॉफिट जोड़ता है, प्रॉफिट को अपना रखता है, उसके बाद वो कीमत को तय करता है। इसको बोलते हैं मार्कअप, मार्कअप प्राइसिंग, मूल्य बढ़ाव। यानी जो लागत है उसमें क्या किया, कितना प्रॉफिट को ऐड करके वो मूल्य को बढ़ा करके तय करता है, निर्धारित करता है। दूसरी तरफ जो लेबर है और उसका जो यूनियन है, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, वो किसको ध्यान रखता है कि जो जीवन निर्वाह का उपभोग व्यय इंडेक्स है, जो उपभोग व्यय इंडेक्स है उसका, जो उसका एक्सपेंडिचर इंडेक्स है, उसको ध्यान रखता है कि यदि जो प्रोड्यूसर है मूल्य बढ़ाव के साथ कीमत तय करता है, लागत में लाभ को जोड़ करके कीमत तय करता है, तो फिर क्या होता है? उनको क्या लगता है, लेबर को, कि हमारी रियल इनकम क्या हो गई, हमारी रियल इनकम कम हो गई। जो एक्सपेंडिचर इंडेक्स है
वो उससे प्रभावित होता है। तो उसको लगता है कि नहीं, हमारी आय कम हो गई है, हमको क्या करना चाहिए, हमको मजदूरी बढ़ाना चाहिए। फिर क्या करता है, जो एक्सपेंडिचर इंडेक्स है उसके सापेक्ष कुछ बढ़ाकर फिर क्या करता है, वो मजदूरी निर्धारित कराने के लिए अपनी डिमांड करता है। ये क्या बढ़ाया, जो लेबर यूनियन है किसको बढ़ाता है, जो उसका जीवन निर्वाह व्यय का जो इंडेक्स है, सूचकांक है, उसमें बढ़ाकर। क्यों, उसको लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा, हमारा रियल इनकम कम हो सकता है, तो कुछ बढ़ा करके वो तय करता है कि हमारी मजदूरी इतनी होनी चाहिए, उसकी डिमांड करता है। यदि उसकी मजदूरी तय हो गई तो फिर क्या होगा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो जो फर ओनर है वो क्या सोचेगा कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन चूंकि रॉ मटेरियल्स प्लस लेबर कास्ट प्लस प्रॉफिट, फिर उसमें वो फिर प्रॉफिट को बढ़ा करके फिर कीमत तय करेगा। इस तरह से क्या हुआ कि एक मूल्य बढ़ाव की स्थिति बनी, और यह जो एक तरह का चेन उत्पन्न, श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है और ये चलता है। इसको बोलते हैं मूल्य बढ़ाव स्फीति। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ध्यान दें, दमित स्फीति एक होती है खुली स्फीति, ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन जैसे मान लो कीमतें बढ़ रही हैं, डिमांड सप्लाई फोर्सेस से कीमतें तय हुई, कीमतें बढ़ने लगी, कीमतें बढ़ने लगी। ओपन इन्फ्लेशन, खुली स्फीति, वो दिख रहा है। सरकार फिर क्या करती है, सरकार उसको रोकने का प्रयास करती है। सरकार क्या करती है, बहुत सारे टूल्स गवर्नमेंट जो फिजिकल पॉलिसी उसको यूज करके उस कीमत को कम करने का प्रयास करती है। कई सारे तरीके हैं जिनसे, जैसे राशनिंग का हमने कहा। आप देखो जब कीमतें बढ़ती है सरकार क्या करती है, राशनिंग करना शुरू कर देती है। तो जब टूल लगाकर कोई सरकारी, यानी जो मार्केट फोर्सेस से कीमतें बढ़ रही हैं उसको जब रोक दिया जाए, सरकार कोई तरीका निकाला है ताकि कीमतों में वृद्धि बहुत तेज न हो पाए, उसको बोलते हैं, क्या किया गया, दबा दिया गया ना, कीमत वृद्धि को क्या किया गया, रोक दिया गया। तो यह जो एक तरह का एक्शन है सरकार का, ये एक्शन कहलाता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। देखो आप कभी भी होता है कि आप बोलचाल में विरोध करते हो, हमको क्या किया, हमको सप्रेस्ड किया गया, हमको दबाया गया। आप यूज नहीं करते हो, हमको सप्रेस्ड किया जाए, दबाया जाए। यानी जो निर्बाध रूप से जा रहा था कीमत, उसको क्या किया सरकार ने, रोकने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया कि अर्थव्यवस्था में कीमतें तेजी से न बढ़े। उसको बोलते हैं दमित स्फीति। जो वर्ड की लिटरल मीनिंग है वही यहाँ पे। तो जब इस तरह का सरकार इस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन लेती है इस तरह का, ताकि कीमतों में वृद्धि न हो, कीमतें क्या हों, कम होती जाएं, बहुत सारे ऐसे उपाय अपनाती है, तो उस स्फीति को, उसमें भी कीमत अधिक होती है समानतः, उस स्फीति को क्या कहते हैं, दमित स्फीति। नेक्स्ट क्या लिखा है, तो इन्फ्लेशन में इतने सारे हैं जो हम लोगों ने देखा, जो समानतः